आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय है हम महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप जहां जिस स्थल पर आप देख रहे हैं, आप आजू बाजू देख ही सकते हैं। काफ़ी ऐतिहासिक यहाँ पर जो वस्तुएं हैं, जो शिल्प कलाएं हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हम सिरपुर में हैं। सर, मैं तेजराम यादव सिरपुर का रहने वाला हूँ और मैं प्रॉपर ऐसे पार्ट टाइम कहा जाए, जिस किसी को ज़रूरत पड़ता है तो उसको बताने के लिए मैं गाइड के रूप में काम करता हूँ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि इसकी खोज जो है कब हुई है और कैसे हुई है, थोड़ा सा बताने को। सर, वैसे तो सर्वप्रथम जैसे भारतवर्ष में एक तरह से जब उत्खनन प्रारंभ हुआ, जब ये MP में था अपना ये छत्तीसगढ़, तो 1953-56 में श्री M.G. दीक्षित जो थे आर्कोलॉजिकल, उस समय 1953-56 में उत्खनन हुआ था, जिसमें आनंद कुटी विहार, एक स्वास्तिक विहार और एक शिव मंदिर की प्राप्ति हुई। उस समय प्रारंभ हुआ था, जिसमें निकला था। उसके पश्चात 1999 से लेकर 2011 के बीच में A.K. शर्मा के द्वारा, डॉक्टर कुमार शर्मा के द्वारा उत्खनन प्रारंभ हुआ, जिसमें लगभग जो है 40 जगह उत्खनन हुआ है जी सर, सिरपुर में, जिसमें 10 बौद्ध विहार भी प्राप्त हुआ है, फिर एक जैन विहार भी प्राप्त हुआ है। इस तरह से अलग अलग जगहों पर जी सर। तो ये जैसे हम वो तथागत बुद्ध की जो मूर्ति देख रहे हैं, जी सर, है ना, तो ये मूर्ति भी उसी समय सन नहीं बताया आपने कब का है? देखिए सर, हम ये जो तीवरदेव बौद्ध विहार के परिसर में अभी विद्यमान है। तो ये तीवरदेव जो है 2003 में उत्खनन में प्राप्त हुआ है। पहले ये पूरा मोनूमेंट जो है मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, लगभग दबा हुआ था। जैसे वो पेड़ देख सकते हैं सर, वो पेड़ जो है इमली का झाड़ उतना ऊंचा, ये टीला था कंप्लीट, इसके ऊपर और भी बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाए थे। तो इसको जो है 2003 में खोद कर निकाला गया है। जी, जमीन के नीचे दबा हुआ था। ये परिसर जो है 7वीं 8वीं शताब्दी AD का है। तो यहाँ पर जो शिलालेख निकला है, उसमें ये उल्लेख मिला है तीवरदेव के नाम से। उस वजह से इस बौद्ध विहार का नाम जो है तीवरदेव महाबौद्ध विहार रखा गया है। और तीवरदेव जो है सर, यहाँ का जो राजा था महाश्रीगुप्ता बालार्जुन, ये उनके पितामह थे। यानी आज भी हम जैसे अपने परिवार के नाम से किसी भी स्मारक का निर्माण करते हैं, तो उस समय भी यह प्रचलन में था। तो उस समय तीवरदेव के नाम से इस बौद्ध विहार का नाम रखा गया है। और यहाँ पर जो हम खड़े हैं, ये तोरण द्वार है एक्चुअल में, और इसका प्रवेश द्वार उस सड़क के उस पार है, वो प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर कुमार शर्मा जी उत्खनन किए हैं, उसमें यहाँ पर कंप्लीट 4 बौद्ध विहार और एक शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है। तो कंप्लीट 2 बौद्ध विहार एक साथ है, तीसरा यहाँ से जस्ट पीछे है, और चौथा यहाँ से 300 मीटर पीछे एक बौद्ध विहार मिला है, और यहीं से 500 मीटर पीछे शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर वेनसांग भी आए थे सर, चीनी यात्री है। यानी कि वो भारत तो आए थे, लेकिन सिरपुर की ख्याति उस समय इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था सिरपुर को। तो उसको सुनकर जो है चीनी यात्री 639 ईस्वी में सिरपुर आए। तो उसके आर्कोलॉजिकल ये कहते हैं कि उसकी किताब में ये उल्लेख है कि 100 संघराम सिरपुर के बारे में, कि यहाँ 100 बौद्ध विहार कक्षाओं का वर्णन है। यानी कि यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु सालाना यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी हम बोल सकते हैं कि सिरपुर उस समय बहुत बड़ा बौद्ध मिनिस्ट्री रहा है, जो शिक्षा का केंद्र रहा है। अब देख सकते हैं सर, ये इस तोरण द्वार में जो है बहुत सारी नक्काशी है, यानी कि बहुत छोटी छोटी, जो पंचतंत्र को भी उल्लेखित करता है। पंचतंत्र की स्टोरी में ये दिखाते हैं सर, जैसे जाता की स्टोरी भी कहा जाता है, ये बंदर और मगर की स्टोरी जो होता है। जामुन इतना मीठा है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, जो मगर की पत्नी आग्रह करता है, और मित्रता जो रहता है बंदर और मगर के, जो उसके पीठ के ऊपर बिठा के ले जा रहा है। तो कहता है बीच में ले जाने के बाद भी अपना कलेजा तो पेड़ के ऊपर टांग आया हूँ, बंदर कहता है, तो चढ़ जाता है, तो उससे ये बच जाता है। तो ये नक्काशी सर, उतनी पुरानी नक्काशी उसको उकेरी गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और आप पूरे भारतवर्ष में अगर भ्रमण करते हैं अगर बौद्ध विहारों में, तो ये जो नक्काशी आपको किसी भी बौद्ध विहारों में जो नहीं मिलता कुछ है, जो एक तरह से इसके परिधान जो बना है कि ये भारतीय महिला है, और उसमें देखेंगे सर उसके वक्ष स्थल की जो बनावट है उसमें अलग दिखता है। तो ये अलग अलग चीजों को एक बताया गया है। ये महामाया देवी सर बीच में जो आप उल्लेख करते हैं, इसको एक तरह से गजलक्ष्मी भी बोलते हैं, जो महामाया देवी बोलते हैं सर यहाँ पर। और जहाँ तक स्टोरियों में देखेंगे इस तीवरदेव में, तो ये देखिए बगुले और केकड़े का जो तालाब सूखता है तो दूसरे तालाब में ले जाता है, जो बीच में ही खा जाता है। फिर उसके बाद जो केकड़ा है और बगुले का, यहाँ पर बहुत सुंदर बात यह है, आर्टिकिस्ट जो होता है, एक आम के फल को बताया गया है कि गर्मी ऋतु में तालाब सूखता है। उसके बाद देखते हैं ये जानवरों की लड़ाई उस समय जो होते थे। इसमें बहुत सुंदर बात यह है कि इसको लड़ने के प्रेरित करने के लिए दोनों की पूंछ को ऐठन दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये
देखिए सर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक बहुत सुंदर और कि कुंभकार को मिट्टी का पात्र बनाते हुए दिखाया है। और आज भी जैसे बालिकाएं या महिलाएं जो होते हैं, जो पैरों में पायल जो बनती है, उसमें छोटी छोटी बेल घंटियां जो बंधी होती है, तो उस समय क्या होता है सर, जो कमर पट्टी हो जाता है, जो परिधान कहा जाए, करधन जो बोलते हैं, ये देखिए करधन जो पहने हैं, और इसमें छोटी छोटी बेल घंटियां बंधी है, जो चलने से आवाज ही आती है। यानी उस समय की स्थापत्य कला, अगर मूर्ति कला देखा जाए, पोशाकों में इतनी सुंदर डिजाइन है, देख सकते हैं उसके एक एक उकेरा गया है, इसके एक एक केस को उकेरा गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इसमें भी बड़ी है तो ये कहीं नहीं, हर मूर्ति में हमें हर अशोक चक्र जी भी बिल्कुल नजर आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, अशोक यानी चक्र भी नजर पीछे में चक्र दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। और तालाब को बताने के लिए कमल फूल की पत्तियां दिखाया गया है। एक तरह से बोल सकते हैं जिस तरह से ये वज्रयान को प्रतीत होता है, क्योंकि पंचतंत्र की स्थिति जो बताता है उसे, यानी कि बौद्ध कल्चर कहता है नहीं यान महायान वज्रयान इस तरह चलता है, तो एक तरह से महायान और वज्रयान को प्रतीत होता है। जी सर आइए सर अंदर चल देख के सकते देखते हैं। एक चीज और मैं बता दूं सर, बहुत सुंदर अगर नक्काशी देखा जाए तो जैसे ये पत्र सा का होता है नक्काशी, ये पूरे होल है, देखिए सैंड स्टोन में पूरे के पूरे होल्स है इसमें, ये बारीकी से नक्काशी, इतनी सुंदर नक्काशी। ये देखिए यहाँ पर मधुमक्खी वर्णित है, इतनी बारीकी से नक्काशी उस समय अगर गौर से देखा जाए। और ये जी सर देखिए जी, और ये देखिए ये सर्प जो है मेढक को आहार के रूप में खींचते हुए दिखाया गया है, यानी बारिश में चीज देखने को मिलता है। नहीं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब ये नीचे दबी पड़ी मिली जी सर, तो क्या सब ये नीचे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ? नहीं सर, ये एटीजेट वैसा था, ऐसे था? ये ऐसा ही निकला है, मात्र ये ललाट बीम जो है नीचे गिर चुका था, उसके ऊपर ढहा गया है। बाकी सेम है, ज्यों का त्यों ऐसे ही प्राप्त हुआ है ये सब चीज जो है। और ये देख सकते हैं जानवर, हाथियों का झुंड, ये क्षेत्र कहते हैं कि प्रजनन कार्य के लिए बहुत बढ़िया रहा है। और प्राकृतिक नेचर, यानी सिरपुर का नाम जो श्रीपुर था, और पूरी यानी चारों दिशाओं से घने जंगलों से घिरा था, तो हाथियों का झुंड यहाँ पर उस समय भी विद्यमान था और आज भी विचरण करते हुए यहाँ पे तो हाथी आ गया, आज भी आ गया। जी सर चलिए, जो तथागत बुद्ध की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, है ना, और कुछ टूटी हुई बाजू में मूर्ति दिख रही है, तो टूटी हुई मूर्ति कैसे क्यों है, ऐसा कुछ सर? ये पुष्पपाणी और पद्मपाणी की है सर वो मूर्ति। जी सर, मूर्ति क्या है सर, हो सकता है उस समय ऐसा प्रभाव, कहते हैं कि बाढ़ और भूकंप का भी प्रभाव रहा है, तो हो सकता है उस समय जब बहुत हुआ हो बाढ़ और भूकंप का प्रभाव, तो नीचे जो ऊपर की शिखर ढहा तो उससे भी मूर्तियाँ टूटी है, क्योंकि हर जगह टूटी हुई मूर्तियाँ बहुत सारी प्राप्त होता है। जी सर। तो ये और महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है सर, जो तथागत मूर्ति है, भूस्पर्श मुद्रा बोल सकते हैं उसको, भूस्पर्श मुद्रा है, वो नीचे गिर चुका था सर, सिंहासन नीचे गिर चुका था, उसको आर्कोलॉजिकल वाले पुनः उसके सिंहासन पर बिठाया गया है उस मूर्ति, तो वो मूर्ति जो है वहीं पर प्राप्त हुआ है, वहीं पर प्राप्त हुआ है टिजेट। और ये देख सकते हैं सर सभा मंडप जैसा, इसमें पानी जो भरा रहता था तो ये पीछे चला जाता था सर तालाब में, यानी उस समय पानी को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है सर, 6 कोरी 6 आगर, यानी उस समय भी 126 तालाबें हुआ करते थे प्राचीन, जिसमें से आज भी 53 तालाबें विद्यमान है। तो ये पानी वहाँ जाकर स्टोर होता था, प्लस तालाबों का विद्यमान भी आरोही क्रम में, यानी एक के ऊपर एक, जैसे जैसे तालाब भरता जाएगा फिर दूसरे तालाब में, आखिरी में बड़ा तालाब ही कराकेरा तालाब है, वहाँ जाके मिलता था, फिर वो सीधा महानदी के लिए जो बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है, वहाँ पर वो बंदरगाह का काम होता था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पहले ये बौद्धकालीन समय में बहुत बड़ा ये बंदरगाह हुआ करता था, महानदी, और यहाँ पे शिक्षा का केंद्र आपने बताया है, सांस्कृतिक केंद्र भी था और आर्थिक नगरी भी थी, इसलिए तो बंदरगाह था। जी, इसे ये चरम सीमा पर था सर, यहाँ पर आर्थिक के साथ साथ और आस्था के साथ साथ जो व्यापार के साथ साथ, प्लस सब महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष को शैल्य चिकित्सा का दिन मानते हैं, जो सिरपुर में प्रमाणित होता है। यहाँ शैल्य चिकित्सा जो हड्डी जोड़, जी सर, यानी हड्डी जोड़ने का वो भी आज भी यानी कि प्रमाण उसका मिलता है, उसका ढांचा निकला हुआ है उत्खनन से, जो हड्डी कैसे जोड़ते थे, और जो कि 12 बिस्तर का हॉस्पिटल भी निकला है सिरपुर में, जो लोगों को वहाँ पर ट्रीटमेंट होता था। यानी कह सकते हैं अन्य देशों के लोग बंदरगाह या महानदी के माध्यम से, जो महानदी बंगाल के खाड़ी में जाके मिलता है, वहाँ से छोटी नाव के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते थे, व्यापार के साथ साथ शैल्य चिकित्सा के साथ साथ आस्था के साथ साथ, और यानी कि एक तरह से स्वर्ण युग को ये प्रतिपादित करता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो लड़ा था, वो जो उड़ीसा है, उड़ीसा भुवनेश्वर के पास में, तो ये शायद ये नदी होते हुए भी सम्राट अशोक शायद यहाँ आए हुए थे। सर इसका सम्राट अशोक का विद्यमान यथा कहते हैं सर, जैसे महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां जो है होता है, उसको कलिंग युद्ध के बाद उसको जब धर्म प्रतिष्ठा हुआ तो बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक सम्राट ने, तो उसका प्रमाण मिलता है सर। सिरपुर में भी एक स्तूप की प्राप्ति हुई है। जी सर, इसमें छोटी छोटी कमरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 से 3 बौद्धाचार्य या स्टूडेंट आसानी से रह सकते हैं, और आप दीवारें भी देख सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 मीटर की दीवारें हैं। ये दीवार उसी समय की दीवारें हैं सर। एक्चुअल में सर आज भी दीवारें जो है लगभग 8 इंच के बन गए हैं, लेकिन पहले इतनी चौड़ी दीवारें होती जो धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन दीवारें चौड़ी होने की इसमें बहुत पूर्ण कारण है। जो 10 बौद्ध विहार निकला है सिरपुर में उत्खनन से, ये बौद्ध विहार डबल मंजिला था, एक मंजिला नहीं था, क्योंकि वेंसांग जो था 639 ईस्वी में आए थे, तो उसमें 100 संघाराम का वर्णन किया था। यानी वो कहते हैं कि उस समय
10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ सालाना शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये जो कमरे जो है, आज तो आधुनिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं एसी या कूलर की व्यवस्था, लेकिन उस समय वातानुकूलित कमरे बनाए जाते थे। उस समय वातानुकूलित कमरे बनाते थे, तो गर्मी के समय ठंड और ठंड के समय में गर्मी। प्लस इसमें जो मेडिटेशन, जो ध्यान लगाते थे स्टूडेंट या बौद्धाचार्य जो रहते थे, यानी कि कहते हैं कि ध्यान लगाते तो अंदर की आवाज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए और बाहर की आवाज़ें अंदर नहीं चाहिए। इस उद्देश्य से भी चौड़े बनाए जाते थे दीवालों को, और एयर कंडीशन। पर ईंटें देख सकते हैं सर, ये उसी समय की ईंटें हैं, महत्वपूर्ण और सुंदर ईंटें। यानी ईंटों यही से क्षारीय मिट्टी लिया गया है सिरपुर से ही, और क्षारीय मिट्टी में कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, उस समय भी धान की खेती सबसे ज्यादा होता था। तो उस समय क्या करते थे, ईंटों बनाने के लिए, आज तो कहते हैं कि पकाने के लिए भूसे का उपयोग करते हैं, लेकिन उस समय जो है चावल को पूर्ण रूप से मिक्स किया जाता था धान को। तो जलने के बाद जो सर ये पोरस हो जाता है, देख सकते हैं, पकने जलने के बाद तो ये अंदर तक एयर बन जाता है, एयर कंडीशन। यानी कि कह सकते हैं कि आज की ईंटों से कई गुनी हल्की और उससे ज्यादा मजबूती है, क्योंकि इतने सालों से आज तक टिका हुआ है। बताइए, बहुत बड़ी बात है। ये छत्तीसगढ़ से हैं, जी छत्तीसगढ़ से हूँ। तो कुछ बताएंगे इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में? जी सर, अब गौतम बुद्ध जी यहाँ पर आए हुए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी मास्क निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अच्छा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रही है ये। तो स्वाभाविक सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मतलब बुद्ध के आगमन के कारण यहाँ की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। तो और साथ साथ में ह्वेनसांग जी भी आए थे। तो ह्वेनसांग ने यहाँ की जितना भी देखा वो एज इट एज वर्णन कर दिया, और साथ साथ कुछ किंवदंतियाँ भी थी जो कि नागार्जुन के बारे में उसने कुछ सुनी सुनाई बातों को भी लिख दिया था, कि जैसे कि सूखी पत्तियों से अपना गला को अलग कर लिया था, जैसे कि पत्थर को सोने में बदल दिया था। कुछ कुछ ऐसी किंवदंतियाँ भी थी जिसको उसने वर्णन किया, जो कि एक भ्रामक बातें लगती है ना। और तो आप यहाँ पर देखेंगे तो स्वास्तिक विहार, आनंद विहार और ये तिवरदेव विहार, ये हाँ, तो बौद्धिक मतलब बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से ये मतलब विकसित हाँ विकसित क्षेत्र रहा है। तो और चलिए, अब मैं इनसे बात करता हूँ। ये कैसा लग रहा है, इतनी खूबसूरत मूर्ति? सर ये बहुत ही सुंदर और कहा जाए अद्भुत मूर्ति है ये अपने आप में, क्योंकि ये भूस्पर्श मुद्रा कहलाता है। इसमें एक अगर यौगिक कहा जाए, योग को पद्धतित किया जाए तो इसमें मेडिटेशन को तो एक अर्थ निकलता है। इसमें अगर ध्यान से दिया जाए तो जो चीज़ हम जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं उसी को हम एक हाथ से अर्पण कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं हम हर जो चीज़ प्राप्ति हो रहा है भू से ही प्राप्त हो रहा है। अच्छा, वो नीचे जी सर। तो एक हाथ जो है गोद में है, एक हाथ से ले रहे हैं हम, क्योंकि लेते हैं तो हम झोली में या गोद में ही लेते हैं, और एक हाथ अर्थ को टच कर रहे हैं, तो एक हाथ को उसी को अर्पण कर रहे हैं, जिससे ले रहे हैं वहीं से आ रहा है और फिर उसी को दे रहे हैं। ये एक तरह से ये संदेश जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपका नाम मुझे फिर से बताइए। क्या नाम भाई? तेजराम यादव। ये पिलर है सर उस समय का। बाकी का हिस्सा जो है मिट्टी के नीचे पत्थर के स्लैब से ढका रहता था, ये हिस्सा ओपन हुआ करता था, जैसे बारिश में पानी भरता था और यहाँ से प्रकाश की व्यवस्था होता था। और गर्मी के समय के कहा जाए इसमें पानी भरा रहता था, और जैसे पानी को बाहर जाने से वो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, वो पीछे जाके तालाब में मिल जाता था। और खाली जगह तो इसमें ध्यान लगाकर बैठने का भी काम आता था। ये मतलब हर तरह से उपयोग होता था उस समय। जी सर। ये हाथी देख सकते हैं, इधर से भी देखेंगे तो ये सिर दिखेगा, उधर से भी, यानी दो शरीरों को कंबाइंड एक मुंडी दिखाई देता है सर। यानी कि हाथी एक तरह से बोल सकते हैं शांति का प्रतीक भी है। ये मस्त मौला शांत से चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात आपने बताया, सिरपुर में आज भी हाथी देखने को मिल रहा है। और ये भी एक तरह से बोल सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध से भी जुड़ता है। कहते हैं कि जब उसको एक तरह से भ्रमित किया गया कि हाथी को शराब पिलाकर उसको मारने के लिए भेजा गया, तो हाथी उसके सामने जाकर नतमस्तक हो गया। और इसमें जो शेर भी दिखता है तो उससे भी तथागत जुड़ता है कि शेर जब भूखा रहता है तो महात्मा बुद्ध के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन महात्मा बुद्ध जी उनको जैसे सहलाते हैं वो आलिंगन हो जाता है। ये भी शेर जुड़ता है। यानी हर एक कल्चर किसी न किसी से जुड़ता है। मतलब जो भी चीज और बनी उसका कोई मीनिंग भी है। और प्लस उस समय का जो आर्टिस्ट थे, इसको सुंदरता दिखाने के लिए भी सभी पिलरों में कुछ न कुछ नक्काशी किया गया है। ये बहुत गजब। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं इधर का जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये जो जैसे कि यहाँ पर
4 बौद्ध विहार एक साथ उत्खनन से प्राप्त हुआ है। उनमें से जो एक फर्स्ट बौद्ध विहार में हम खड़े हैं, दूसरा ये सामने जो दिखाई रहा है ये है दूसरा बौद्ध विहार है ऐसे। और जितने भी जो 10 बौद्ध विहार मिला है सभी एक ही पैटर्न पर बना है, एक ही जैसा, बस कोई छोटा आकार में छोटा है और कोई बड़ा है। और ये देखेंगे सभी बौद्ध विहार में जो है सीढ़ियाँ प्राप्ति हुई है, जिससे ये आंकलन लगाते हैं कि सभी बौद्ध विहार में डबल मंजिला था। जी सर। और महत्वपूर्ण बात यह है उस समय की जो जोड़ाई पद्धति था, जो जोड़ाई करते थे ईंटों में, उसमें काई नहीं लगता था उस समय की में, आज भी नहीं लगा है। और आज जो हमने सीमेंट और चूना से उसको कार्य किया है, जी मैं उसी चीज को बताने जा रहा हूँ। मैं आज जो हम लोग सीमेंट और चूना से जो किया क्योंकि और ना खराब हो जाए, तो देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट दिखता है। ये प्राचीन जोड़ाई है जो उस समय की जोड़ाई है जो उत्खनन से निकला है। और ये जो है ये अभी की जोड़ा है। एक्चुअल में क्या किया है, ये जो प्राचीन जोड़ा है उसी के ऊपर इस पुराने ईंट जो बिखर चुका था उसको इसी के ऊपर जो कि जोड़ दिया क्योंकि खराब ना हो जाए पुनः ये, तो ये संरक्षित करें उसी ईंट को उसी के ऊपर। तो ये देख सकते हैं इसमें काई लगा हुआ है। और ये देखिए ओपन है जो बिल्कुल सॉफ्ट है और चिकना है, किसी तरह से कोई नहीं, यानी कि आंखों देखा हाल हम देख सकते हैं एक के ऊपर एक, मतलब कहीं सुनी बात नहीं कर रहे हैं, फैक्ट बात कर रहे हैं। ये देखिए सर, अच्छा ये द्वार है, यहाँ पर आइए सर मैं दिखाता हूँ एक महत्वपूर्ण बात। हम कहीं भी जाते हैं तो चलने से क्या होता है कि पैरों के निशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात यह है कि इन चलने के जो रास्ते हैं कम दोनों दरवाजों के बीच में, यहाँ पर ये फुटपाथ का निशान बन चुका है, आप देख सकते हैं। हाँ ये बड़े बड़े फुटपाथ का, यानी ये कह सकते हैं कि इस रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग करते रहेंगे लोग आने जाने के लिए। जी सर। और ये देख सकते हैं सर उस समय काई की बात करते थे, ये देखिए काई की जो मैं बातें कर रहा था इसमें किसी तरह से कोई कंजर्वेशन नहीं किया गया है, ये ज्यों का त्यों है, आप देख सकते हैं जिस पुराने समय का। और ये देख सकते हैं उस समय के ईंटें हैं, लगभग ये 14 इंच के ईंटें हैं, इतनी लंबी लंबी ईंटों का उपयोग होते थे। और ये 6 इंच चौड़ा है और ये 3 इंच मोटाई है इसका, ये ईंटें बनाते हैं उस समय की। और उधर भी देख सकते हैं बिल्कुल काई नहीं लगा है। और ये पत्थर में नक्काशी की गई है, ये लेटेराइट है सर, ये हार्ड स्टोन जो लोहे का जो होता है उस तरह से लोहा ईटा जैसा है। और ये समुद्र से लाई हुई पत्थर है, कहते हैं इस तरह से पत्थरों को। अच्छा ये जो पत्थर है, ये पत्थर ये जो पत्थर है सर ये, अच्छा ये पत्थर, हाँ ये फ्लासिल जीवाश्म जो बोलते हैं उस तरह से पत्थर है ये। चलिए यादव जी, उसके अलावा और कुछ हमको बताना चाहेंगे आखिरी में कुछ संदेश? सर मैं यही कहूँगा इसको जितना से अच्छा डेवलप हो सके और साथ में गांव वालों को भी अच्छे से विकास हो सके और लोगों को रोजगार और एक बात और मैं इस चैनल के माध्यम से और इस गांव के लोगों को, आपको भी ये भी संदेश देना चाहता हूं, जो जैसे मूर्ति तथागत बुद्ध की पाई गई है तो उस मूर्ति में कृपया करके भी गेरुआ या उसमें टीका कुछ ना लगाए, जैसी है वैसी रहने दे। जो चीज़ जो पुरानी है उसका जो स्वरूप उसे बदलने की कोशिश ना करें। कई जगह हम देख रहे हैं कुछ लोग बदल देते हैं, कृपया करके यदि कोई दूसरे धार्मिक प्रतीक मिल रहे हैं उसे भी वैसे रहने दिया जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश दिया। दोस्तों हम इस समय सिरपुर में, और सिरपुर की ये जो बहुत ही सुंदर जो कलाकृतियाँ और या जो अवशेष जो हमने देखे बौद्धकालीन, और जो यादव जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण डीपली जानकारी दी, और यहाँ आकर निश्चित रूप से हमें ऐसा लग रहा है कि जो प्राचीन काल के जो हमारे लोग थे, कलाकार थे, या जो भी हमारे पूर्वज थे, उनका दिमाग कितना ज़्यादा डेवलप था, कितने ज़्यादा वे लोग समझदार थे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ देखे। और हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, यदि आप लोग ऐतिहासिक चीज़ों पे यकीन करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, एक बार यहाँ पर आएँ और ज़रूर इसको एक बार गौर से निहारे देखें। और यादव जी से आप यहाँ ज़रूर मिलिएगा। थैंक यू यादव जी।